जब भी किसी देश को विश्व पटल पर नेतृत्व करने का अवसर मिलता है तो वो पुरजोर कोशिश करता है कि अपनी क्षमताओं का विस्तार कर सके। भारत की G20 अध्यक्षता का 1 वर्ष पूर्ण होने आया है और भारत ने इस दौरान अपने 19 सहयोगी देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने की दिशा में पुरजोर कोशिश की और इसका सफलता में इस निर्णय से देखा जा सकता है जब ये अनाउंस किया गया G20 समिट में कि इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप को कनेक्ट करने के लिए एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। वर्तमान स्थिति को अगर देखा जाए तो वर्ल्ड बैलेंस मैनर में नहीं है। यहाँ पर एक डिस्प्यूट अलग अलग जगह पर चल रहा है। भारत पश्चिमी अगर एरिया में देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट में, और पाकिस्तान के साथ उसके डिस्प्यूट ईरान के साथ भी चल रहे हैं। मतलब ईरान के साथ जो पहले उसके मैत्रीपूर्ण व्यवहार थे वो आज उतने अच्छे लेवल पे नहीं है क्योंकि अमेरिका के सैंक्शंस के कारण। भारत ने पाकिस्तान के थ्रू जो उसका रूट जाता है यूरोप के लिए, उसको काउंटर करने के लिए ईरान में एक पोर्ट को प्रिपेयर किया और वहाँ से अपने लिए एक नया ट्रेड रूट प्लान किया था यूरोप के साथ कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने के लिए। परंतु आगे बढ़ते परिदृश्य में हमने ये देखा कि ईरान के साथ जब हमारे संबंध बिगड़े तो भारत का वहाँ पर एक्सेस उतना अच्छा नहीं रहा जितना होना चाहिए था। भारत उसे काउंटर करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चाइना अपना इकोनॉमिक डोमिनेंस इस वर्ल्ड में बढ़ा रहा है। चाइना का डोमिनेंस बढ़ने के पीछे आप श्रीलंका में देखा जा सकता है, अफ्रीकन यूनियन में उसका डोमिनेंस देखा जा सकता है, और भारत इस एशिया का एक बड़ा काउंटर प्लेयर होने के साथ ये चाहता है कि वो अपना डोमिनेंस बनाए रखे और वो अपनी आवाज़ को बुलंद रखे, जिस कारण से वो चाइना को काउंटर कर सके। और ये जो निर्णय अभी लिया गया वो निर्णय उसी का एक एग्जाम्पल है। G20 की न्यू दिल्ली समिट में 9 देशों ने मिलकर ये निर्णय लिया, एक MOU साइन किया जिसमें शामिल है भारत, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, इटली, फ्रांस, सऊदी अरब और जर्मनी। और इसमें निर्णय लिया गया कि भारत को कनेक्ट किया जाएगा मिडिल ईस्ट से और मिडिल ईस्ट को कनेक्ट किया जाएगा यूरोप से, जिससे इन देशों के बीच में जो ट्रेड है वो ट्रेड सुगम हो पाए। भारत का इस निर्णय को तुर्की ने विरोध किया क्योंकि तुर्की ये मानता है कि भारत भी चाइना की तरफ अपना इकोनॉमिक एक्सपांशन करना चाहता है। वहीं इसका समर्थन रशिया के द्वारा मिला, जहां रशिया भारत को एक मित्र के रूप में देखता है और G20 में भारत की जो स्टैंड रहा है रशिया को लेकर वो उसको भी एक्नॉलेज करता है। जब इस कॉरिडोर के बारे में चर्चा की जाए तो देखा जाएगा कि इस कॉरिडोर को 2 हिस्सों में बनाया जा रहा है, ईस्टर्न कॉरिडोर और नॉर्दर्न कॉरिडोर। ईस्टर्न कॉरिडोर भारत को खाड़ी देशों के साथ जोड़ेगा और नॉर्दर्न कॉरिडोर खाड़ी देशों को यूरोप के साथ जोड़ेगा। अगर इसको समझा जाए तो भारत के मुंबई से शुरू होकर UAE तक एक सी रूट बनाया जाएगा, देन UAE से लेकर इजराइल तक एक रेल नेटवर्क क्रिएट किया जाएगा, देन वहाँ से यूरोप और इटली तक वापस से एक सी रूट बनाया जाएगा जहाँ से ट्रेड को सुगमता से कन्वे किया जा सके। अगर इसको देखा जाए तो ये शुरुआत होगी इंडिया के मुंबई से, वहाँ से UAE के जबैली अली तक एक सी रूट प्लान किया गया है। जबैली अली से लेकर इजराइल के हैफा तक एक रेल लिंक बनाया जाएगा और हैफा से ग्रीस तक वापस एक सी रूट बनाया जाएगा जहां भारत का जो ट्रेड है वो ट्रेड ईजी हो पाए। वर्तमान समय में भारत का जो व्यापार होता है वो व्यापार स्वेज कैनाल के थ्रू होता है। स्वेज कैनाल पर ट्रैफिक काफ़ी बड़ा है समय के साथ में, और उस ट्रैफिक के कारण कई सारा लेट लतीफ़ी हमको कंसाइनमेंट में देखने को मिला है, जिस कारण जो आर्टिकल्स है उनका शॉर्टेज मार्केट में होता है और वो इन्फ्लेशन प्रेशर हम लोगों को मिलता है। साथ ही साथ वो आइटम की लागत को भी बढ़ा देता है। अभी कुछ समय पहले जब स्वेज कैनाल में एक जहाज फंस गया तो 50 दिनों तक पूरा ट्रेड बाधित रहा, जिस कारण से कमोडिटी का जो एक्सचेंज है वो एक्सचेंज पूरा हर्ड हो गया और उसका जो प्राइस है वो प्राइस बढ़ने लगा। भारत का सामान जब यूरोप जाता है तो वो लंबे डिस्टेंस के कारण, लंबी लागत के कारण उसकी लागत बढ़ जाती है, उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है और वो एक कॉम्पिटिटिव रेट पर बाजार में काम नहीं कर पाता या फिर सेल नहीं कर पाता। ये जो ट्रेड रूट बनाया गया इसके कई सारे मतलब निकाले जा रहे हैं। कई लोगों का ये मानना है कि ये चाइना के वन रोड या वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के काउंटर में किया गया, जिसके थ्रू चाइना अपना इकोनॉमिक एक्सपांशन करना चाहता है। चाइना वर्तमान में अलग अलग देशों को लोन प्रोवाइड कर रहा है, गरीब जो मिडिल इनकम नेशंस है उनको, और वहीं पे वो अपने ट्रेड को, कंपनीज को एस्टेब्लिश कर अपना एक्सपांशन कर रहा है, जिसके लिए वो रोड कनेक्टिविटी, सी रूट कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी को एस्टेब्लिश कर रहा है। चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव इसका एक एग्जाम्पल है। भारत का ये इनिशिएटिव या अमेरिका के द्वारा सपोर्टेड भारत का ये इनिशिएटिव निश्चित चाइना को काउंटर करने के लिए है और भारत का जो डोमिनेंस है उस डोमिनेंस को बनाए रखने के लिए। ये माना जा रहा है कि जब ये कॉरिडोर कंप्लीट हो जाएगा तो इसके कुछ फायदे इस तरह होंगे, जैसे एनर्जी और डिजिटल कम्युनिकेशन के जरिए इसमें शामिल देशों की समृद्धि बढ़ेगी। ये प्रोजेक्ट लोअर और मिडिल इनकम वाले देशों के विकास के लिए एक जरूरी बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करेगा।
मिडिल ईस्ट के देशों में अक्सर जो अस्थिरता बनी रहती है वो इस कॉरिडोर के कारण कम होने की एक उम्मीद जताई जा रही है। ये भी माना जा रहा है कि कारोबार करना इससे आसान होगा, एनर्जी रिसोर्सेज का ट्रांसपोर्ट और डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद मिलेगी, भारत से यूरोप तक सामान पहुंचाने में 40% समय की बचत होगी। 40% समय की बचत एक निश्चित ये भी बताता है कि इससे एक मनी या पैसे की भी बचत होगी और उससे भारत का जो सामान यूरोप में जा रहा है उसकी लागत कम होगी, जिससे ये माना जा सकता है कि आने वाले समय में भारत का एक्सपोर्ट यूरोपियन वर्ल्ड, अमेरिकन वर्ल्ड में कॉम्पिटिटिव प्राइस पर उसे बेचा जा सकेगा। निश्चित ये अपने आप में एक ऐतिहासिक मोमेंट है और नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत ग्लोबल साउथ की एक आवाज़ बनकर उभरा है और वो इस बात से भी निकल के आता है कि जो G20 आया भारत की अध्यक्षता जिसे मिली थी, जब भारत ने उस अध्यक्षता को ब्राज़ील को सौंपा तो वो G21 होके आया। मीन्स भारत के समर्थन से अफ्रीकन यूनियन जो है वो G20 का परमानेंट मेंबर बना और अब ग्रुप 21 के नाम से जाने जाने लगा है। भारत जो लोअर इनकम ग्रुप है उनके एक मसीहा के रूप में भी निकल के आया है, जब वो सबको सपोर्ट करके सबको साथ में, सबका साथ सबका विकास का जो एक मुद्दा है जो भारत के आंतरिक राजनीति में चल रहा है उसी को वो ग्लोबल लेवल पर भी परिचायक बना रहा है और वर्ल्ड को एक नया आईना दिखा रहा है कि यूरोप ही अकेला एक वर्ल्ड की गिनती में नहीं आता, जो बाकी बचे हुए देश है वो भी विश्व का एक बड़ा हिस्सा है।